हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि कल मैंने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला टॉपिक मैंने शुरू किया था और मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था। आज इसी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। और ये इंटर के पेपर के लिए, तो 12th का पेपर होने वाले हैं। डेट भी आज से आ गई है, शायद फरवरी 21 फरवरी 20 फरवरी ऐसा डेट अभी हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे ही डेट आई है। तो ऐसे डेट में आपका पेपर है। अगर आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें तो मैं आपकी बायो की पूरी तैयारी करवा दूंगा, जो आपको 100% नंबर दिलवाएगी। मैं 70 में 70 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 70 में 65 जरूर आएंगे आपके। अगर लगातार आप वीडियो को देखते रहे और लगातार आप इस वीडियो में और आप लगातार इन चीज़ों को नोट करके आप पढ़ते रहे तो आप गारंटी है कि आपके 65 से कम नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो टॉपिक है पुंकेसर, अभी कल मैंने चर्चा भी की थी। मैंने कल पुमंग के बारे में बताया था कि पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों का समूह होता है, ठीक है। कल मैंने बताया था पुमंग पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसर क्या होता है ये आज मैंने बताने को बोला था। तो ये है टॉपिक पुंकेसर। देखिए, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में स्टेमेंस बोलते हैं। होता क्या है पुंकेसर? पुंकेसर जो होता है पुष्पों का नर जननांग होता है। पुंकेसर पुष्पों का नर जननांग होता है और पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है, जो आपको मैं कल बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। यह परागकोश और पुतंतु का समूह होता है। किसका होता है? जो पुंकेसर होता है परागकोश और पुतंतु का समूह होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? पराग कणों का उत्पादन करना। क्या कार्य होता है इसका? पराग कणों का उत्पादन करना। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पुंकेसर, इसे इंग्लिश में स्टेमेंस बोलते हैं। ये होता क्या है? पुष्प का नर जननांग होता है और पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। यह परागकोश और पुतंतु का समूह होता है। इसका कार्य क्या होता है? पराग कणों का उत्पादन करना, ठीक है। उसके बाद देखिए, चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। देखिए, ये एक पुष्प का चित्र है, आंतरिक चित्र है। इसमें ये वाला जो एरिया है जिस पर ये घड़े जैसी संरचना बनी हुई है, ये है पुष्पासन। ये है पुष्पासन और इसमें जो ये संरचना ये वाली बनी है ये है पुतंतु। जो ये नलीनुमा संरचना, सॉरी, ये जो डंठलनुमा संरचना है ये पुतंतु है और ये जो संरचना बनी हुई है ये परागकोश है, ठीक है। ये वर्तिकाग्र है, लेकिन उससे बाद में बात करेंगे वो चीजों पे। तो ये परागकोश है और ये पुष्पासन है और ये पुतंतु है। तो इनको भी एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। परागकोश क्या होता है, पुतंतु। तो अभी मैंने बताया है कि पुंकेसर क्या होता है? परागकोश और पुतंतु का समूह। मतलब अगर हम परागकोश और पुतंतु को मिला दें तो क्या बन जाएगा? पुंकेसर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम परागकोश और पुतंतु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पुंकेसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, परागकोश क्या होता है। देखिए, परागकोश द्विपालित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विपालित। आप यहाँ देख सकते हैं कि परागकोश बना हुआ है और बीच से भी उसको काट दिया गया है। तो एक संरचना ये और एक इधर। तो ये कैसी संरचना है? तो यहाँ द्विपालित संरचना है, द्विपालित, ठीक है। यह संयोजी होता है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए, परागकोश पुतंतु से जुड़ा है, पुतंतु पुष्पासन, तो यह क्या हुआ? एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद यह मृदुतक होता है। उसके बाद इसका कार्य जान लेते हैं क्या होता है। इसका कार्य होता है पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। उसके बाद पुतंतु देख लेते हैं, पुतंतु के बारे में। पुतंतु एक डंठलनुमा संरचना होती है। पुतंतु एक डंठलनुमा संरचना होती है जिसका कार्य पुष्पासन को परागकोश से जोड़ना। इसका कार्य क्या होता है? पुष्पासन को परागकोश से जोड़ना। जैसे कि आप चित्र में देखिए, ये है पुष्पासन और ये है परागकोश और ये है पुतंतु। तो पुतंतु देखिए परागकोश से भी जुड़ा हुआ है और पुष्पासन से भी जुड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि पुतंतु क्या करता है? ये परागकोश को पुष्पासन से जोड़ देता है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। और ये लघु बीजाणु पत्र का चित्र बना हुआ है आपके सामने। तो पहले जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है। लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता क्या है
कि जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो वह अपनी जैसी 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाती है? अपनी जैसी 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और इसी कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। और यह कोशिका, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता कहाँ है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन के समय ही होता है। कहाँ होता है? जनन के समय। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 कोशिकाओं का जन्म होता है, और जब ये 4 कोशिकाओं का जन्म होता है उसके उपरांत लघु बीजाणु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लघु बीजाणु का। देखिए लिखा भी है लघु बीजाणु का निर्माण। तो लघु बीजाणु जनन क्या हुआ? लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। उसके पश्चात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है। लघु बीजाणु के निर्माण की यही प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु के निर्माण की यही प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। कैसे निर्माण होता है? तो लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही 4 कोशिकाएं बनकर लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और हाँ, आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो अर्धसूत्री है, आप लोग का क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइएगा कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप कितने होते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बिल्कुल और जरूर बताइएगा। आप लोग बहुत लापरवाही आप लोग करते हैं, आप लोग लापरवाही मत बरतिए। आप लोग जल्दी से जब आप लोग ढूंढेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी लंबे समय तक। तो आप लोग बिल्कुल प्रयास करिएगा। और जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं, जो उनका पेपर लगा हुआ, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीजन के टाइप, कितने प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, इसको चित्र के माध्यम से लेते। देखिए, ये लघु बीजाणु पत्र का चित्र बना हुआ है। ये इसका बाह्य त्वचा स्तर है, ये इसका अंतः त्वचा स्तर है, ये बीजाणु जनन ऊतक, ये जो है संरचना जिससे जुड़े हुए हैं, ये केंद्रक, यही क्या है? बीजाणु जनन ऊतक है। और बीजाणु जनन ऊतक का कार्य क्या होता है? पराग कणों का निर्माण करना। बीजाणु जनन ऊतक का कार्य होता है पराग कणों का निर्माण करना। उसके बाद ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ये केंद्रक उपस्थित है उसे बोलते हैं ट्रैपिटम। उसे क्या बोलते हैं? ट्रैपिटम। जिसमें केंद्रक उपस्थित हैं उसे बोलते हैं ट्रैपिटम। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, इसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें? ट्रैपिटम में। ट्रैपिटम में कई केंद्रक पाए जाते हैं। अब ट्रैपिटम का कार्य क्या होता है? ट्रैपिटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। क्या करना? ट्रैपिटम का कार्य पराग कणों को पोषण प्रदान करना। और दूसरा कार्य क्या होता है? कैलोज एंजाइम बनाता है। इसका काम क्या होता है? कैलोज एंजाइम को बनाना। ये कैलोज एंजाइम जब बनाता है तो होता क्या है? जो लघु बीजाणु होता है उसकी जो भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो उस भित्ति को तोड़ने के लिए, उस भित्ति को, किस भित्ति को? जो लघु बीजाणु की जो भित्ति होती है, जैसे मान लीजिए लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु है, ये क्या है? ये क्या है? लघु बीजाणु है। ये एक लघु बीजाणु है। तो लघु बीजाणु की ये कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन यहां से कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या बनी होती है? इसकी सेलुलोज की बनी होती है। तो इसी भित्ति को भेदने के लिए, इसी भित्ति को तोड़ने के लिए इस कैलोज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है या होता है लघु बीजाणु जनन में। ठीक है। तो ये ट्रैपिटम कैलोज एंजाइम बनाता है, और इस कैलोज एंजाइम का काम क्या होता है? इसे कैलोज भित्ति भी कहते हैं। तो भित्ति सेलुलोज को इसे कैलोज भित्ति भी कहते हैं, या इस सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। तो इसको कैलोज एंजाइम तोड़ता है, इसलिए इसको कैलोज भित्ति कहते हैं। ठीक है। तो ये काहे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेलुलोज की जो भित्ति होती है लघु बीजाणु की, इसको तोड़ने के लिए हमें किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? कैलोज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे।
इस जो सेकंड टॉपिक ये लेकर आया हूँ पुष्पी पादुकों में लैंगिक जनन, कल आगे और अच्छे से टॉपिक लाऊंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बस आप लोग लगातार पूरा वीडियो को वॉच किया करिए, देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और इतना प्रयास करिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का काम इतना है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा के आप जो डबल टिक वाला ऑप्शन है उसको जरूर टिक किया करिए। इससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और आपके जो आगामी एग्जाम है बोर्ड के, उसके लिए आपकी प्रिपेयरिंग जो होती है, जो प्रिपेयर हो गया, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको तैयारी करवा दूंगा 2 महीने में। बहुत हैवी समय, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तैयारी 100% करवा दूंगा। बस आप लोग का काम है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इनको से आप अच्छे से नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप लोग का काम बस इतना ही है कि आप लोग जो टॉपिक देखें उसको लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब पे विशेष ध्यान दें। अगर मैं आपकी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए इतना काम जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।